हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। इस वीडियो क्लास में हम एक यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन पेपर में चैप्टर नंबर 1 से लेकर अकाउंटिंग इक्वेशन तक के मिक्स क्वेश्चंस हैं ये। और ये जो क्वेश्चन पेपर है दिल्ली के एक प्रोमिनेंट स्कूल में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है, तो एक से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक अच्छे से आप समझते हुए चलना क्वेश्चंस को। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखो, asset which do not have a physical existence and cannot be touched, seen but can be felt only are known as। ऐसा असेट जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है तो उस टाइप के असेट्स को हम क्या बोलते हैं? इनटैंजिबल असेट्स बोलते हैं। जैसे कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स होते हैं ना, एग्जांपल है। तो इस टाइप के असेट्स को हम बोलते हैं इनटैंजिबल असेट्स। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट वन, Mr. Singh dealing in electronic goods sold 50 washing machine for rupees 12,000 each। 50 वॉशिंग मशीन को वो सेल कर रहा है, 12,000 रुपए का एक था। तो टोटल रेवेन्यू कितनी हुई उसकी? टोटल सेल कितनी हुई? 6 लाख रुपीस की। मल्टीप्लाई कर लिया। आउट ऑफ दिस ही रिसीव 3,50,000 इन कैश एंड बैलेंस इज येट टू बी रिसीव्ड। ठीक है, 6 लाख रुपए में से 3.5 लाख रुपए मिल गए, बाकी 2,50,000 अभी उसका क्रेडिट है। ही फर्दर सप्लाइड सर्विस फॉर रुपीज 2 लाख। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का काम है तो वो रिपेयरिंग का जो सर्विस वगैरह होता है, तो उस टाइप के सर्विस से भी 2 लाख रुपए उसने अर्न कर लिया। 6 लाख रुपए का तो सेल किया ही था, 2 लाख रुपए के सर्विस को सेल करके भी पैसा कमा लिया। स्टेट द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू कितना हुआ? तो रेवेन्यू इज सिंपल, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो गुड्स को सेल किया 6 लाख रुपए में, सर्विस को सेल किया 2 लाख रुपए में। 6 लाख और 2 लाख कितना हुआ? टोटल 8 लाख रुपए का हुआ। उसमें से 3.5 लाख रुपए मिल गया, 2.5 लाख रुपए अभी क्रेडिट है। इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल सेल कितनी हुई? 6 लाख प्लस 2 लाख, 8 लाख रुपीस इसका आंसर है। क्लियर ये क्वेश्चन भी? ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैश ऑफ 1 लाख एंड गुड्स रुपीज टू 20,000। 1 लाख रुपए का हमारा कैश है और 20,000 का गुड्स है। ऑन द नेक्स्ट डे हाफ ऑफ द गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन क्रेडिट टू विजय। आधा गुड्स को हमने सेल कर दिया 20% प्रॉफिट पे। 20,000 का गुड्स था ना, उसका आधा हमने सेल कर दिया 20% प्रॉफिट पे। He paid 90% of this amount in full settlement। अच्छा, उसने जो भी पैसा उससे लेना था पूरे पैसे भी नहीं दिए उसने, 20% उसने 90% ही दिया, 10% उसने कम दिया। ठीक है। एट द एंड टोटल लायबिलिटी ऑफ द फर्म विल बी। तो फर्म की टोटल लायबिलिटी कितनी हुई? हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशन याद रखना, एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी मतलब कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, फाइंड आउट करते हैं। देखो, 1 लाख रुपए का तो कैश था, 20,000 का उसका गुड्स था, 1,20,000 का हुआ। असेट्स भी यही है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी भी यही है। जो 20,000 का गुड्स था उसका आधा, आधा कितना होता है? 10,000। 10,000 के गुड्स को 20% प्रॉफिट में बेचा, तो 10,000 का तो हमारा गुड्स गया और 12,000 रुपए के हमारे डेटर्स बन गए। उधार पे बेचा ना हमने ये। 10,000 के गुड्स में 2,000 का प्रॉफिट एलिमेंट ऐड करके हमने सेल किया। 10,000 का गुड्स गया, 12,000 रुपए के डेटर्स बन गए। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया? टोटल एसेट हो गया 122,000। अब इस कस्टमर से जो 12,000 रुपए लेना था उसने दिया कितना? सिर्फ हमें 90% ही दिया। तो 12,000 का 90% 10,800। हमने 1,200 रुपए का उसको डिस्काउंट दे दिया हमने। ऐसा तो बिजनेस का ट्रांजैक्शन है ही हमारा ये। कैश लेते समय जो डिस्काउंट मिलता है वो कैश डिस्काउंट होता है वो। तो डिस्काउंट देकर बाकी हमें कितना मिल गया? 10,800। एट द सेम टाइम ये तो पैसा मिला हमें, एट द सेम टाइम 12,000 रुपए के जो हमारे डेटर्स थे वो पूरे के पूरे कम हो गए। 12,000 का डेटर कम हो गया और 10,800 का कैश आ गया हमारे पास। इसका नेट रिजल्ट क्या हुआ? 120,800। 120,800। तो हमारे पास टोटल असेट जो है 1,20,800 है। क्वेश्चन में पूछा था टोटल लायबिलिटी। एक बैलेंस शीट का या अकाउंटिंग इक्वेशन का रूल समझना, टोटल असेट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। तो टोटल लायबिलिटी कभी आप पूछ रहे हैं तो टोटल असेट ही निकाल लो आप, ये लायबिलिटी के ही इक्वल है। तो फाइनल आंसर आपका 1,20,800। क्लियर ये भी? ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सूरज इंट्रोड्यूस हिज होम फर्नीचर इनटू बिजनेस। अपने घर से फर्नीचर लाकर बिजनेस में डाल रहा है वो। दिस विल इफ अफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? घर से जैसे कैश लेकर हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो कैश और कैपिटल बढ़ता है ना, असेट और कैपिटल बढ़ता है। वैसे ही कैश की जगह क्या कर रहा है वो? घर से अपना पर्सनल फर्नीचर लाकर बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो अगेन सेम रिजल्ट है हमारा। असेट में कॉलम ओपन हो जाएगा फर्नीचर के नाम से, तो असेट हमारा इंक्रीज होगा, एट द सेम टाइम कैपिटल भी हमारा इंक्रीज होगा। तो 4 ऑप्शंस आपके पास है। पहला ऑप्शन असेट विल डिक्रीज, ये तो गलत है। असेट तो इंक्रीज होगा ना फर्नीचर के आने से, पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड वन,
असेट विल इंक्रीज एंड कैपिटल विल इंक्रीज, ये बिल्कुल सही आंसर है। जैसे कैश को बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है तो असेट और कैपिटल दोनों बढ़ता है, वैसे ही फर्नीचर जो अपना पर्सनल फर्नीचर है घर का बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेगा तो असेट और कैपिटल दोनों इंक्रीज होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इजी ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज इग्नोर्ड बाय कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जो हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है मेनली हमारा क्या करता है, जो 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है उसमें से मैचिंग प्रिंसिपल जो है उसको वायलेट करता है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि करंट ईयर की रेवेन्यू को करंट ईयर के एक्सपेंस के साथ अगर आप इक्वेट करोगे, मैच करोगे, देन ओनली यू कैन कम टू नो द करंट ईयर करेक्ट प्रॉफिट, है ना। तो कैश बेसिस में जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह होते हैं या अक्रूड इनकम होते हैं उनको तो कंसिडर करते ही नहीं है बिल्कुल ये। तो कैश बेसिस हमारा मैचिंग प्रिंसिपल को इग्नोर करता है। क्लियर ये पॉइंट भी, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हमारी वो लायबिलिटीज होती है जिनकी पेमेंट ऑब्लिगेशन विद इन 1 ईयर होता है, 3 महीने 6 महीने में जिनकी पेमेंट करनी होती है वो हमारी करंट लायबिलिटी। और ऐसी लायबिलिटी जिसकी पेमेंट हमें आफ्टर 1 ईयर करना होता है वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में आती है, ठीक है। अब 4 ऑप्शन देखते हैं। बैंक लोन की पेमेंट नॉर्मली हम 1 साल के बाद करते हैं तो वो करंट लायबिलिटी में नहीं डालेंगे। कैपिटल तो होता नहीं है लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर्स, हाँ ये इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट ऑप्शन गुडविल है, तो गुडविल तो हमारा एसेट होता है, नॉन करंट एसेट्स आता है या इंटेंजिबल एसेट बोलो आप उसको। तो इसका करंट लायबिलिटी का जो बेस्ट एग्जांपल इस क्वेश्चन में जो है वो है क्रेडिटर्स। क्लियर, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब ये थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन हैं 7 से। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट ऑफ फर्म। आपको टोटल एसेट निकालना है, तो जितने भी आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है टोटल एसेट कैसे निकाला जाएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन को याद रखना, A इक्वल टू सी प्लस एल। A इक्वल टू सी प्लस एल। एग्जाम में मत लिखना A इक्वल टू सी प्लस एल, असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी लिखो, ठीक है। ये जो कैपिटल बेसिकली होता है ये क्लोजिंग कैपिटल होता है, एंड ऑफ द ईयर कितना कैपिटल है हमें A तो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले कैपिटल इन द बिगिनिंग है 4.5 लाख रुपए, है ना। उसके बाद रेवेन्यू और एक्सपेंस गिवन है 2 लाख रुपीज और 1,50,000। रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस कर लो तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारा, तो प्रॉफिट है 50,000। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ड्रॉइंग 20,000। 4.5 लाख रुपए का कैपिटल है, 50,000 रुपीज का प्रॉफिट है और 1 लाख और हमारे पास 20,000 का ड्रॉइंग्स है। तो कैपिटल वाला पोर्शन कितना होगा, 4,50,000 का कैपिटल, 50,000 का प्रॉफिट और 20,000 का ड्रॉइंग्स। यहां तक तो हमारा कैपिटल का पार्ट है। समझ आ रहा है आपको। क्वेश्चन में रेवेन्यू और एक्सपेंस गिवन है ना, रेवेन्यू में से एक्सपेंस को आप माइनस कर लो तो जो डिफरेंस बचेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट पार्ट है ड्रॉइंग, ठीक है। तो ड्रॉइंग को हमने क्या किया, माइनस। अगर इसी क्वेश्चन में अगर एडिशनल कैपिटल भी होता तो मैं उसको ऐड करता कैपिटल में, पर एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में नहीं है तो आप छोड़ दो उसको। एक और पॉइंट, अगर प्रॉफिट है तो हमने प्लस किया कैपिटल में, अगर यही हमारे पास लॉस होगा तो लॉस कैपिटल में माइनस होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान रखना, ठीक है। आगे मूव करता हूं। फिर लिखा हुआ है क्रेडिटर, फिर लिखा हुआ है बैंक लोन, फिर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स तो नहीं चाहिए हमें, क्रेडिटर और बैंक लोन जो है हमारे लायबिलिटी का पार्ट है। क्रेडिटर कितना हमारे पास 1,20,000 का, बैंक लोन है हमारे पास 70,000 का। 1,20,000 का क्रेडिटर और बैंक लोन 70,000, इन दोनों को मिलाकर लायबिलिटी कितना बना हमारा 1,90,000। तो कैपिटल में ये 3 पार्ट और लायबिलिटी में वो जो 2 पार्ट था क्रेडिटर और बैंक लोन, दोनों को प्लस करके 1,90,000। ये बना आपका 4,80,000 प्लस 1,90,000 6,70,000, 6,70,000 हमारा एसेट आ गया। क्लियर, बिल्कुल सेम इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल, लायबिलिटीज एंड टोटल एसेट ऑफ द फर्म। इंफॉर्मेशन क्या गिवन हमें, एक तो क्लोजिंग कैपिटल पहले अलग अलग चाहिए सारा इस बार। कैपिटल इन द बिगनिंग 6 लाख रुपीज, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, रेवेन्यू अर्न्ड, एक्सपेंस इनकर्ड। रेवेन्यू में से एक्सपेंस को अगर आप माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा, प्रॉफिट आएगा ना, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था वैसे ही सेम। एक तो हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है स्टार्टिंग में ही 6 लाख रुपए का, रेवेन्यू है हमारे पास कितना है 2,50,000, एक्सपेंस हमारे पास है 1,80,000 का। सिंपल सी बात है, रेवेन्यू में से आप एक्सपेंस को माइनस करोगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 70,000 का, और प्रॉफिट क्या होगा, कैपिटल में ऐड होगा। ड्रॉइंग्स भी है 10,000 का, स्टॉक एट द एंड है 80,000। ठीक है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल हम फाइंड आउट करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे हम, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। ठीक है, पहला पार्ट है। ओपनिंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख रुपीज का,
अब प्रॉफिट में आपको दोबारा समझाता हूँ, रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस कर लो तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। रेवेन्यू है 2,50,000, एक्सपेंस है 1,80,000, तो 70,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और साथ में ड्रॉइंग्स हम देख लेते हैं, ड्रॉइंग्स क्वेश्चन में गिवन है 10,000 रुपीज का, तो कैपिटल बना 6,60,000। क्लियर है फर्स्ट पार्ट आपको? तो क्लोजिंग कैपिटल आ गया 6,60,000 का। नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है, लायबिलिटीज। लायबिलिटी के लिए क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर है, और सिंपल सा है, लायबिलिटीज इक्वल टू बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस क्रेडिटर, इन दोनों को आप ऐड कर लो। तो बैंक ओवरड्राफ्ट है 60,000 का और साथ में क्रेडिटर है 1,40,000, इन दोनों को मिलाकर कितना हुआ, 2 लाख रुपए। लास्ट आपसे असेट, मैं लिख लेता हूं, चलो, लायबिलिटीज इक्वल टू 2 लाख, और लास्ट में क्या पूछ रहा है, असेट। असेट क्या होता, क्या है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल हम निकाल चुके हैं 6,60,000 और लायबिलिटी हमने फाइंड आउट किया है 2 लाख, इन दोनों को प्लस कर लो, 8,60,000 रुपए का आपका एसेट आ गया। क्लियर? तो प्रीवियस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 लगभग सेम ही क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन एक्चुअल में चॉइस में आया हुआ था, तो पर मैंने इसको दोनों अलग अलग नंबर्स में काउंटिंग में डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 7, 8, ये दो क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है, दोनों क्वेश्चन चॉइस में था ये। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा क्वेश्चन है, 4 पार्ट है, 4 में से एक एक पार्ट कर आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखो। पहला क्या पार्ट है, द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म इज रिमार्केबली इनकॉम्पिटेंट बट द फर्म अकाउंटेंट कैन नॉट टेक इट इनटू अकाउंट व्हाइल प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो मैनेजमेंट है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, वो इनकॉम्पिटेंट है, पर इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इस टाइप की चीजों को वी कैन नॉट मेजर दिस वैल्यू, दिस ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, इसलिए इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। क्लियर? ठीक है। सेकंड पार्ट, रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज नॉट पेड। मार्च 31 को हमारा क्लोजिंग होता है ना, क्लोजिंग मंथ हमारा ये, तो क्लोजिंग मंथ का हमने रेंट हमने अभी तक पे नहीं किया। अंडर विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इट शुड बी रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस फॉर द ईयर। किस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करने से इस एक्सपेंस को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, चाहे हमने पे किया हो या नहीं किया हो। तो यहाँ कंसेप्ट यूज होता है अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट क्या कहते हैं, एनी एक्सपेंस relating to current year whether paid or not doesn't matter, it should be treated as a income expense of current year only। ये हमारा करंट ईयर का ही एक्सपेंस माना जाएगा, बेशक आपने पेमेंट नहीं किया हो। तो कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हुआ यहाँ पर, अक्रूवल कॉन्सेप्ट। क्लियर? थर्ड पार्ट, कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस। छोटा सा स्टेटमेंट है, कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस। यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो बिजनेस का प्रोपराइटर होता है और जो हमारा बिजनेस होता है, ये दो डिफरेंट पर्सन है। ये हम जो प्रोपराइटर होगा वो तो नेचुरल पर्सन है और बिजनेस हमारा आर्टिफिशियल पर्सन। तो बिजनेसमैन या प्रोपराइटर जो बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, तो वो बिजनेस के लिए एक हिसाब से लायबिलिटी मानी जाती है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग इंसान हो गए, है ना। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई हुआ, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्लियर ये भी? ठीक है। लास्ट फोर्थ पार्ट, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस। जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है उसकी एक कॉस्ट प्राइस होती है, जिस रेट पे हमने उसको अक्वायर किया, परचेस किया है। एक उसकी मार्केट प्राइस चल रहा होता है कि मार्केट में उसका करंट भाव क्या चल रहा है। विच एवर इज लोअर विल बी रिकॉर्डेड इन बुक्स। और यहाँ पर कंसेप्ट यूज होता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में मैं देख चुका हूँ उसको। ये तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एंटिसिपेटेड लॉसेस आर रिकॉर्डेड इन बिजनेस वेयर एज एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स आर नॉट रिकॉर्डेड। तो इस कंसेप्ट की वजह से क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस में रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर? तो 4 पार्ट, ये 4 नंबर का क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टी शेप अकाउंटिंग है बेसिकली। पढ़ता हूं क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर द अकाउंट्स ऑफ देवेंद्र द प्रोपराइटर ऑफ बिजनेस। हमें इसका कैपिटल अकाउंट बनाना है, बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट का रूल याद रखना, जो मॉडर्न रूल हमारे पास होता है, कैपिटल कभी भी इंक्रीज हो हमारा, ये होता है क्रेडिट साइड, ये होता है डेबिट साइड। कैपिटल कभी भी इंक्रीज हो उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है और डिक्रीज होता है उसको डेबिट साइड में, मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग। तो बिजनेस में अगर हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं 30,000 से, तो कैपिटल हमारा इंक्रीज होता है, तो क्रेडिट साइड में इसको हम लिखेंगे बाय कैश, अमाउंट में 30,000 रुपीज। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रॉइंग्स मेड बाय हिम 6,500। ड्रॉइंग्स करने से जो हमारा कैपिटल बैलेंस है वो रिड्यूस होता है, तो रिड्यूस होगा तो हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में। टू ड्रॉइंग्स 6,500, ये भी क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट,
फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस 22,000, एडिशनल कैपिटल हमने और इंट्रोड्यूस किया तो उससे हमारी कैपिटल तो और इंक्रीज हो गई 22,000 से, फिर से बाय कैश। डेबिट साइड में 2 लिखते हैं, क्रेडिट साइड में बाय लिखते हैं, ठीक है। चलो लास्ट पॉइंट क्या हमारे पास, प्रॉफिट फॉर द ईयर 7500, पूरे साल में हमने 7,500 रुपये कमा लिया, तो 7,500 से हमारा जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगा ना। अभी अगर कैपिटल इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड, प्रॉफिट क्रेडिट साइड आएगा, प्रॉफिट क्रेडिट साइड, अगर लॉस होता तो वो डेबिट साइड आएगा, ये ध्यान रखना आप। बाय, इसको एक्चुअल में तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना चाहिए और ब्रैकेट में आप लिख लो प्रॉफिट। जब हम फाइनल अकाउंट टाइप नाम का जो चैप्टर करेंगे उसमें प्रॉफिट एंड लॉस होता है, वहां से हमें प्रॉफिट पता लगता है। या बाय प्रॉफिट लिख लो इनिशियल स्टेज पे यहाँ पे, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लो यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट कितना हुआ था, प्रॉफिट हुआ था 7,500 का। अब सिंपल आप क्या करो, क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के टोटल को माइनस कर दो, जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस का नाम है टू बैलेंस कैरी डाउन, C/D। टोटल है हमारा 59,500, 59,500 और ये 53,000, उसमें से 6,500 कम करेंगे तो 53,000। फर्स्ट पार्ट, स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए से हमने बिजनेस स्टार्ट किया। तो 1 लाख रुपए से जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहली एंट्री हमारी होती है कैश में और साथ में कैपिटल में। जिस अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट करते हैं वही तो हमारा कैपिटल होता है, तो कैश और कैपिटल दोनों में डाल देते हैं। सेकंड पार्ट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 24,000, 24,000 का हमने गुड्स उधार पे खरीदा, तो कैश के साथ हम कॉलम ओपन कर लेते हैं स्टॉक का, 24,000 तो हमारा आ गया स्टॉक में, क्लियर। कैश में अगर खरीदा होता तो मैं कैश में से माइनस करता, पर ये तो हमने उधार पे परचेस किया है, उधार पे परचेस करेंगे तो क्या होगा, लायबिलिटी में कॉलम खुल जाएगा क्रेडिटर के नाम से 24,000, क्लियर। तो 2 के बाद हमें क्या करना है, इनको प्लस माइनस करके न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। 1 लाख रुपए का कैश, 24,000 का स्टॉक, 1 लाख का कैपिटल और 24,000 के हमारे क्रेडिटर्स, क्लियर। थर्ड ट्रांजैक्शन, 1/4 of the goods sold at a profit of 33 1/3%, half the payment received in cash, most important है। 33 1/3% अभी भी आ जाए, ये इसको हम क्या करते हैं फ्रैक्शन में 1/3 लिख सकते हैं। तो 1/4 ऑफ द गुड्स सोल्ड, गुड्स हमारे पास था कितना, 24,000 का था, 24,000 का 1/4 कितना होता देखो, 24,000 का 1/4 कितना हुआ, 6,000 हुआ। तो 6,000 का हमने गुड्स क्या कर दिया, सेल कर दिया, पहली बात तो। और इसमें प्रॉफिट कितना है, 1/3, इसका प्रॉफिट अगेन आप अप्लाई कर लो 1/3, तो कितना आ गया 2,000, तो 2,000 का हमारा इसमें प्रॉफिट है। 6,000 के गुड्स को 2,000 के प्रॉफिट में बेचा है, तो हमने कस्टमर से कितने पैसे लेने थे, टोटल 8,000, पर आगे क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ 8,000 ही पेड ओनली हाफ द अमाउंट, तो 4,000 तो हमें कैश मिल गया, बाकी जो 4,000 है उसके लिए कॉलम खुल जाएगा डेटर्स। न्यू इक्वेशन, 1,04,000 प्लस 18,000 प्लस 4,000, 1,02,000 प्लस 24,000, क्लियर ये भी, ठीक है। नेक्स्ट, सैलरी पेड 1,000 और आउटस्टैंडिंग है 200 रुपीज। टोटल एक्सपेंस है हमारा 1,200 का, जिसमें से 1,000 तो हमने पे कर दिया और 200 रुपीज हमारा आउटस्टैंडिंग है। देखो इसकी ट्रीटमेंट, जो हमने पे कर दिया कैपिटल में से माइनस और कैश में से माइनस, और जो हमारा आउटस्टैंडिंग है कैपिटल में से तो माइनस होगा क्योंकि अक्रूवल बेसिस पे बन रहा है तो हमारा एक्सपेंस। जो पे नहीं किया तो लायबिलिटी में कॉलम खोल लेना आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा 200। अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस होता है तो असेट साइड में कॉलम खुलता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा तो वो लायबिलिटी साइड में कॉलम। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये। 1,000, 1,03,000 प्लस 18,000 प्लस 4,000, यहाँ पर 100800, 24,000 और प्लस 200, ये हमारी न्यू इक्वेशन, क्लियर। बस 2 और ट्रांजैक्शन है। कैश पेड टू क्रेडिटर 23,000 इन फुल सेटलमेंट, क्रेडिटर को हमें 24,000 देना था, आउट ऑफ 24,000 हमने क्या किया, 23,000 देकर हमने बोला तेरा मेरा हिसाब खत्म, फुल सेटलमेंट। तो फुल सेटलमेंट का मतलब है कि आज के बाद तो इस क्रेडिटर को कोई पैसा नहीं देना। और एक्चुअल कैश कितना खर्च हुआ हमारे पास, 23,000
है ना। तो इस ट्रांजैक्शन में हमें प्रॉफिट हुआ, किसी भी टाइप का प्रॉफिट हो, प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में ऐड होता है। लास्ट हमारा न्यू इक्वेशन फिर से 80,000 प्लस 18,000 प्लस 4,000 99, सॉरी ये ऐड करेंगे 101800 प्लस 0 प्लस 200। क्लियर है ये? ठीक है। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, लास्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स वर्थ ₹1000 विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। 1000 रुपए का जो स्टॉक था प्रोपराइटर विड्रॉ करके घर ले गया, तो इसे तो ड्रॉइंग्स बोलते हैं। कैश नहीं विड्रॉ किया, गुड्स विड्रॉ किया, समझना उसको। अगर कैश विड्रॉ करता तो कैश और कैपिटल में माइनस करते, गुड्स अगर विड्रॉ कर रहा है तो स्टॉक में से 1000 माइनस और कैपिटल में से 1000 माइनस। अब जो लास्ट हमारा फाइनल आंसर जो आ गया, इसको बोला जाता है फाइनल इक्वेशन। लास्ट है ये 80,000 प्लस 17,000 प्लस 400 100800 प्लस 0 प्लस 200। जीरो साथ में लेकर चल रहा, क्योंकि क्रेडिटर का बैलेंस जो हमने ऊपर लिख दिया वो जीरो आ चुका, उसको इग्नोर मत करना। क्लियर? तो इस वीडियो क्लास में हमने टोटल 11 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। ये 11 के 11 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। आप मेरे चैनल पेज को जरूर विजिट करना, प्लेलिस्ट में देखना, और भी कई सारे आपको यूनिट टेस्ट के पेपर्स अवेलेबल होंगे जो कि आपके लिए हाईली हेल्पफुल है। ठीक है, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो और खुश रहो।